उससे पहले आपको बता दें, इस बुलेटिन की शुरुआत जिस खबर से होगी वो बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई। इस मामले में आपको बता दें कि सीबीआई की जांच की रफ्तार काफी तेज हो गई है। सवाल जवाब लगातार पूछे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बहुत संभव और जल्द ही सीबीआई आरोपी नंबर 1 यानी कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों से भी पूछताछ करेगी। और साथ ही बात होगी सुशांत सुसाइड मामले में कैसे सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान केस में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। आज तक को मिला है दिशा के फोन रिकॉर्ड्स, जिनके मुताबिक मौत के बाद भी दिशा का फोन इस्तेमाल किया जा रहा था, फोन एक्टिव था और दिशा की मौत 8 जून को हुई थी, जबकि दिशा के फोन से 17 जून तक कॉल्स किए गए। सवाल ये उठता है कि कौन दिशा का फोन इस्तेमाल कर रहा था, क्या दिशा का फोन फोरेंसिक जांच के लिए नहीं दिया गया था और अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों किया गया। तो दिशा की मौत को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि दिशा का परिवार लगातार और हमेशा से यह कहता रहा है कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कई अन्य लोगों पर उन्होंने कहा कि बेवजह उन्हें परेशान वो लोग कर रहे हैं। तो दिशा मामले में भी कई राज खुलकर सामने आ रहे हैं और एक ये बड़ा मामला जो सामने आया है कि दिशा की मौत 8 तारीख को ही हो गई थी, 8 जून को, लेकिन 17 तारीख तक उसका फोन एक्टिव था। अगर मैं बात करूं पिछले जून के पहले 2-3 महीने की, तो लॉकडाउन का पीरियड या कैसा रहा था दिशा और रोहन रॉय, जिनके साथ वो जल्दी शादी करने वाली थी। प्लान कर रहे थे, पूरा लॉकडाउन अपना घर पे ही था वो। अच्छा। हाँ, दोनों साथ में काम कर रहे थे वो, लेकिन दिशा बहुत काम कर रही थी लॉकडाउन में, बहुत उसका काम ही चालू था और अच्छे से थे। और बीच में एक बार उसको जाने का था, घर पे जाके आ गए उधर, और मालाड घर पे उधर जाके आ गए, वो कुछ साफ सफाई का वजह से तभी घर पे आ गए, फिर से आ गए। तो फिर से वो दिन 4 तारीख को उसको एक ऑफर आया था कुछ एड शूट का। अच्छा। मेरा रोहन को। तो इसके लिए हमारा घर का लोकेशन बताया वो लोग को, डायरेक्टर को, तो उसको ठीक नहीं लगा था, तो उसका मलाड का घर का लोकेशन बताया, तो वो लोग इधर कर दो, इंडोर शूट तो करने का था। वो फोन में थोड़ा टेंस थी और इधर घर पे भी थी, तभी तो थोड़ा टेंस में थी। वो बोली थी भी डील कैंसिल हो गया, ऐसा बोली थी। और उतना, लेकिन इतना स्ट्रेस थी, हमें दिमाग मन में नहीं गया। एक ही तो बच्ची थी, उसके हिसाब से हम भी चलते थे। हाँ करो, उसमें भी हमने बीच में ये नहीं किया। दिशा कोई पार्टी में गई थी जहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद थे, पार्टी में कुछ तो हुआ, फिर वो कहीं और गई थी जहाँ पे वो पार्टी में कुछ तो हुआ। इस सारी बातों के बारे में, इस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सब झूठ है। जो दिशा और रोहन 4 तारीख को गए वो मालाड में, तो उसके बाद वो लोग बाहर ही नहीं गई। हाँ, उसको काम भी 4 जून से 8-9 तक भी बाहर ही नहीं गए, क्योंकि हमारा सब फुटेज वो सब हमने देखा भी, पुलिस के पास है भी, किधर भी नहीं गए। और मुझे भी पता है, दिशा खुद बोल रही थी, हाँ मैं किधर भी नहीं जाऊंगी मम्मी, मैं क्योंकि कोरोना का इसके लिए मैं थोड़ा बोल रही थी किधर ऐसा करके तुम जल्दी आ जाओ। नहीं मम्मी, मैं किधर भी नहीं जाऊंगी, ऑलरेडी मुझे बहुत काम है, मैं किधर भी नहीं जाऊंगी। अब आने के बाद मेरा जो देने का खाना देना वैसा सब बोल भी रही थी, और गई भी नहीं। जब भी मैं फोन किया वो घर पे ही थी और किधर भी नहीं गई, नीचे भी नहीं, उधर दरवाजे से बाहर नहीं गई। तो वो 4 दिन तक तो कभी बाहर नहीं गई। उससे पहले कोई पार्टी का या कभी भी आपको कुछ पता हो या वैसा कोई पार्टी का? नहीं, पार्टी भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि दिशा का 26 तारीख को बर्थडे था और उसका बाई मानती है वो, इंद्रनील करके, उसका 25 को बर्थडे। हर साल वो लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। सुशांत के बारे में आपने कभी कुछ सुना, उसके साथ बात हो रही है, उससे रिलेटेड कोई बात वगैरह?
नहीं, सुशांत के बारे में हमें भी ज्यादा पता नहीं था। ये सुशांत का डेथ का बाद ही इतना सब चल रहा है, इतना ही सब दिशा का साथ लिंक कर रहे हैं, तभी हमें पता चला। एक बार सुना था सुशांत का कुछ काम था, ऐसा करके सुना था, लेकिन उसको मैनेज कर रहे हैं ऐसा करके मैं भी नहीं सुना। बाद में ऐसा सब न्यूज सुना मैंने। सुशांत मौत मामले में सीबीआई की पूछताछ अब भी जारी है। आज भी सीबीआई लगातार केस से जुड़े चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने आज सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की है और इसके साथ ही सुशांत और रिया के सीए को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। नीरज और सिद्धार्थ को आमने सामने बिठाकर भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है और इस बीच सीबीआई ने रिया के परिवार को भी समन देने की तैयारी की है। वहीं रिया के वकील सतीश मानचिंदे ने कहा कि अभी समन उन्हें नहीं मिला है, समन मिलेगा तो जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। रिया पर शिकंजा कसता जा रहा है क्योंकि वो सुशांत के कई राज जानती थी। सुशांत से जुड़े फैसले रिया खुद लेने लगी थी। आर्थिक लेन देन की एक जानकारी उसे थी। आपको हम बता दें यही वजह है कि पहले ईडी ने रिया से लंबी पूछताछ की और अब सीबीआई भी तैयारी कर रही है। सुशांत मौत मामले में आरोपी नंबर 1 है रिया चक्रवर्ती। ये वही रिया है जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आई और 14 जून को एक दुखद अंत हो गया। दो महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन सुशांत केस में अब तक कोई पुख्ता नतीजा सामने नहीं आया है। 1.5 साल तक सुशांत के साथ लिव इन में रहने वाली रिया पर कई संगीन आरोप है। घर वाले सुशांत की मौत के पीछे रिया को जिम्मेदार मान रहे हैं। दर्ज एफआईआर में रिया पर सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। रिया पर सुशांत को मानसिक रूप से बीमार बताने का इल्जाम है। सुशांत को गलत दवाइयां देने और गलत इलाज कराने का आरोप है। उसी रिया पर सुशांत के 15 करोड़ हड़पने के आरोप है। सुशांत का इस्तेमाल कर उसे छोड़ने का आरोप है। रिया सुशांत से जुड़े कई राज जानती हैं, क्योंकि दोनों की दोस्ती कई साल की थी। साल 2013 में रिया चक्रवर्ती और सुशांत की पहली मुलाकात हुई थी। सुशांत शुद्ध देसी रोमांस फिल्म कर रहे थे और रिया अपने डैडी की मारुति फिल्म में काम कर रही थी। ये रिया की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। लेकिन 2016 के बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। समय बीतने के साथ साथ ही दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला किया। रिया अब सुशांत के हर फैसले लेने लगी थी। सुशांत के फ्लैट में कौन काम करेगा, कौन नहीं, सुशांत किन से बात करेंगे, किन से नहीं। सुशांत के प्रोफेशनल करियर से जुड़े फैसलों को लेकर पर्सनल लाइफ तक में रिया का दखल बढ़ चुका था। रिया सुशांत से जुड़ी हर बात का फैसला लेने लगी थी। घर में सारे लोग इसने अपने रखे थे। आप किसी के घर जाओगे, सारे सर्वेंट्स क्यों बदल दोगे? आप कुक क्यों बदल दोगे? बॉडीगार्ड क्यों बदल दोगे? क्योंकि आपको लगता है कि जो पिछला सर्वेंट स्टाफ है वो फैमिली से टच में है। तो आपको था लगा कि जो कुछ भी मेरे को करना है, जो कुछ भी मेरी मंशा है, जिस तरह से भी मेरे को सुशांत को कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर वो पुराने लोग रहेंगे। सुशांत की जिंदगी में रिया का दखल काफी बढ़ चुका था। सुशांत के घर वालों की माने तो रिया अपना सिक्का चलाती थी। वो जो चाहती थी वही करती थी। सुशांत का फोन तक रिया अपने पास रखने लगी थी। यही वजह है कि कई बार सुशांत के घर वालों ने सुशांत से बात करनी चाहिए, लेकिन रिया की वजह से वो मुमकिन नहीं हो सका। अगर चली गई थी तो फिर उसके बाद क्यों नहीं उन्होंने फोन पे उनका एक्सेप्ट किया? क्यों उनको ब्लॉक करके रखा 6 दिन? आज देखिए जितने दिन रोज बात होती रही है, बट उस 6 दिन में बिल्कुल बातचीत नहीं हुई दोनों के बीच में। तो इसका मतलब इनका जो ये कहानी बनाना चाह रही है, ये कहानी तो एक तरह से हमारी कहानी को प्रूव कर रहा है। जो हम बताना चाह रहे हैं, जो सच्चाई है उसको प्रूव कर रहा है। एफआईआर में आरोप ये भी है कि रिया ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। वैसे ईडी आर्थिक गड़बड़ियों के आरोपों की जांच में रिया से लंबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन लगता है रिया सच बताना नहीं चाहती। उसकी पूछताछ में जांच एजेंसियों को अब तक कोई अहम जानकारी हाथ नहीं लगी है।
अब अहम जिम्मेदारी सीबीआई की है, जो रिया से पूछताछ कर तमाम राज का खुलासा कर सकती है। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि सीबीआई लगातार बहुत ही तेजी से कई लोगों से पूछताछ कर रही है और इस केस को सुलझाने के लिए पूरी तरह से एक्शन में है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से सिद्धार्थ पिठानी के साथ साथ सुशांत के सीए और तमाम लोगों को बुलाया गया। जांच का दायरा दरअसल 8 जून के उस विवाद तक भी है जब रिया सुशांत का घर छोड़कर अपने घर वालों के पास चली गई। 8 जून को ही रिया सुशांत को छोड़कर चली गई और ऐसे में सीबीआई के लिए उस 8 जून की मिस्ट्री को जानना बेहद जरूरी है। सुशांत का केस सुलझाने में 8 जून की तारीख बेहद अहम है। 8 जून 2020 को ही रिया सुशांत को तन्हा छोड़कर चली गई। इसी तारीख को रिया ने सुशांत की बहन को फोन किया और कहा कि उसका सुशांत से झगड़ा हो गया है और वो अपने घर जा रही है। इसी 8 जून को रिया ने सुशांत का साथ छोड़ने को लेकर महेश भट्ट को फोन किया। मुंबई में सीबीआई के अधिकारियों के लिए बेहद जरूरी है कि 8 जून की उस मिस्ट्री को सुलझाया जाए। दिसंबर 2019 में सुशांत ने बांद्रा के इस माउंट ब्लैंक सोसाइटी में फ्लैट किराए पर लिया था और रिया भी सुशांत के साथ यहाँ रहने आ गई थी। 8 जून की रात वो आखिरी लम्हा था जब रिया और सुशांत दोनों डिनर करने की तैयारी में थे। नीरज की माने तो केशव बचनर ने रात का खाना बनाया। डिनर टेबल पर खाना परोसा जा रहा था, तभी रिया अचानक गुस्से में आ गई। हाउसकीपर नीरज को कहा कि वो उनके कपड़े पैक कर दे। बिना डिनर किए रिया अपने भाई शौविक के साथ चली गयी। तो मुझे मेरे को बोला उन्होंने, मेरे को कपड़े पैक कर दो, ये सूटकेस में डाल दो और मुझे घर पे छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। कपड़े पर डाल दिया मैंने पैक करके, और कपड़े भी थे उनके। उन्होंने बोला मैं बाद में आके लूँगी, ये कपड़े डाल मतलब डाल के नहीं सकते। तो मैंने पैक करके यहाँ रख दिया। तो मैंने चली गई थी, थोड़ा इतना भी नहीं था, मतलब बोली नहीं थी तक, वो चली गई। सुशांत अकेले पड़ गए। वैसे तो उस फ्लैट में काम करने वाले सुशांत के कई स्टाफ मौजूद थे, लेकिन सुशांत रिया के जाने के बाद तन्हा बैठे रहे। मुंबई पुलिस की पूछताछ में नीरज ने ये बातें बताई थी। अब नीरज के इन्हीं बयानों को सीबीआई वेरीफाई करना चाहती है ताकि 8 जून का हर राज सामने आ सके। ये तो था नीरज का बयान। अब 8 जून का एक और सच सुनिए। रिया ने सुशांत को छोड़ा, उसे अलविदा कहा। उसी रात उसने महेश भट्ट को मैसेज किए। 8 जून को शाम 7:43 पर महेश भट्ट को रिया का व्हाट्सएप मैसेज मिला। आयशा अब आगे बढ़ गई सर, भारी मन से, सुकून के साथ। रिया और महेश भट्ट में व्हाट्सएप पर कई मिनट तक चैट होता रहा। रात 8:08 पर महेश भट्ट ने कहा कि सच जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत है, पीछे मुड़कर मत देखना। रिया और महेश भट्ट के बीच हुई इस बातचीत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत में बहुत ही कंफर्टेबल थे। मैसेज से ये भी पता चलता है कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने की सारी बात महेश भट्ट को मालूम थी। रिया का जो मैसेज सामने आया उनके जरिए खुलासा होता है, लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही थी? आखिरकार 8 जून को ऐसा क्या हुआ कि रिया ने सुशांत से ब्रेकअप का फैसला कर लिया? क्यों तय कर लिया कि वो सुशांत को उसके हाल पर छोड़कर चली जाएंगी? अब पूरा फोकस जो है वो सीबीआई का रिया पर है, क्योंकि बाकी जो क्राइम सीन पर लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ हो चुकी है। मुंबई पुलिस की तरह 56 लोगों से सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी। उसका फोकस क्राइम सीन पर है, जिससे क्लियर करना ये हत्या थी या आत्महत्या। रिया से किस तरह के सवाल होंगे? हमारे साथ शम्स ताहिर खान है। रिया से क्या सवाल होंगे? और अब अगला नंबर तो रिया का ही बचता है। ज्यादातर उम्मीद यही है, चूंकि अभी लगातार जो बात हो रही है, हालांकि जगह और टाइम नहीं बता रहे हैं कि कितने बजे पूछताछ होगी, लेकिन ज्यादातर चांसेस है, हालांकि 100% अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सीबीआई रिया से पूछताछ कर सकती है, इसलिए कि इसके पहले जो सारी चीजें थी, जो तैयारी करनी थी क्वेश्चनायर की, वो सारे अहम गवाहों से सीबीआई ने पूछताछ कर ली। मीतू की माने तो रिया ने फोन पर उनसे बताया था कि वो अब कभी नहीं लौटेंगी। इतना कहकर रिया ने सुशांत का साथ छोड़ दिया था।
मामले की गुत्थी को सुलझाने में जुटी सीबीआई के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि 8 जून को रिया और सुशांत में किस बात पर बहस हुई, क्यों 1.5 साल तक लिव इन में रहने वाली रिया ने उसे छोड़ दिया। मुंबई से अरविंद ओझा, साहिल जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो विकास सिंह लगातार सुशांत के परिवार का पक्ष रखते आए हैं, उनके वकील हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। एक और जांच चल रही है, सीबीआई अपनी तफ्तीश कर रही है, दूसरी ओर कई लोगों के बयान से, वो जाहिर है कि बॉलीवुड के लोग हैं, उनके बयान से कई बार उथल पुथल मच रही है। अब कंगना रनौत ने जो बयान दिया है उस पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील सीनियर एडवोकेट विकास सिंह जी से हम बात कर रहे हैं। इस तरह के बयान ये बीच बीच में आते हैं, क्या ये जांच को प्रभावित नहीं करेंगे? देखिए, जांच को प्रभावित इसलिए नहीं करेंगे कि सीबीआई एक प्रोफेशनल एजेंसी है। हमारे आपके बोलने से या किसी के बोलने से उनके इन्वेस्टिगेशन में कोई वो नहीं पड़ता। और ये सोचना कि कोई अगर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट देगा उससे उनकी जांच को प्रभावित होगा, तो फिर तो बहुत ही उस एजेंसी के लिए बड़ी दुख की बात होगी कि उनका प्रोफेशनलिज्म इसका मतलब नहीं है। जहाँ तक कंगना रनौत का सवाल है, वो एक फिल्म इंडस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही हैं। वो एक डिस्क्रिमिनेशन सब लोग जानता है, होता है, वो हर प्रोफेशन में होता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं होता है। तो जो वो हाईलाइट कर रही है उसका एक अपना अलग महत्व है, उसमें कोई दो राय नहीं कि उसका एक महत्व नहीं है। लेकिन जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, वो एक क्रिमिनल मामला है, उसका एक इन्वेस्टिगेशन होगा और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो निकलेगा वही डिटरमिन करेगा कि उसमें क्रिमिनलिटी क्या है। इस बयान की फिर जरूरत क्या है और आखिर क्या बताना चाहते हैं? देखिए, आप आज के दिन में किसी को बयानबाजी से इस देश में आप रोक नहीं सकते हैं। तो जिसको जो अपने समझ में अपने उसमें विवेक में समझ में आता है वो अपना करता है। तो इसलिए उसमें कोई बयानबाजी में तो सुब्रमण्यम स्वामी शुरू से कुछ बयान दे रहे हैं, ये भी दे रही हैं, एक एक्सट्रीम में है, दूसरे एक्सट्रीम में है। इसलिए ये सब बातों से ना हम प्रभावित होते हैं और ना ही हमारे हिसाब से सीबीआई प्रभावित होगी। सीबीआई को अपना जब तथ्य मिलेगा, कुछ एविडेंस मिलेगा, कुछ प्रूफ मिलेगा, उसके बाद ही सीबीआई एक्शन लेगी और हम उसका इंतजार करेंगे। सुशांत मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। कम से कम सुशांत पक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए वो क्या सवाल हैं जो परिवार खड़े कर रहा है। देश की सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री की सबसे बड़ी जांच। मुंबई पुलिस जिसे सुसाइड का बिल्कुल आसान सा केस बता रही थी, उस पर लगातार सवालों की झड़ियां लगी हुई हैं और इन सवालों के केंद्र में है सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यही है सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तारीख देखिए 14 जून 2020, वक्त रात के 11 बजे से 12:30 बजे के बीच। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं मौत के समय का जिक्र ही नहीं है, लिहाजा सुशांत के पिता के वकील इसे लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र क्यों नहीं? छानबीन की जाएगी उन फोरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकला है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले, तो सब झूठ है बिल्कुल। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दूसरा सवाल, अगर सुशांत ने 14 जून की सुबह जूस और नारियल पानी का सेवन किया था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो क्यों नहीं निकला? आइए सुनते हैं सुशांत को जूस देने वाले नीरज का दावा और फिर वकील विकास सिंह के सवाल। 14 जून को वो 6 बजे उठे थे उस दिन, तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए, तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। देखिए, फॉरेंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत अहम रोल है। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था
और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से। तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तीसरा सवाल, जल्दबाजी में उसी रोज क्यों किया गया पोस्टमार्टम, जबकि दिशा सालियान के पोस्टमार्टम में 2 दिन लग गए थे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही पोस्टमार्टम करने का प्रावधान है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चौथा सवाल, अमूमन शाम ढलने के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, ऐसे में इस हड़बड़ी के पीछे वजह क्या थी? ये सवाल उठाया है फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने। एक तरफ आप कहते हैं कि दिशा जो है, दिशा सालियान जब वो गई, उसकी भी कई थियोरीज हैं, वो मरी या उन्होंने आत्महत्या की। कोविड की वजह से 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम, 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम होता है। तो फिर सुशांत के पोस्टमार्टम में इतनी क्या जल्दी थी कि आपने शाम में ही कर डाला? सुशांत केस में 5वां सवाल, सुसाइड थ्योरी से मेल नहीं खाती पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुशांत के गले पर बने निशान और कपड़े में अंतर है। अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहां है? इसका फोटो कहां है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? किसी केस की गुत्थी सुलझाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अहम योगदान होता है, लेकिन इन 5 सवालों से साफ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद सवालों में है। आज तक ब्यूरो। सुशांत का परिवार और उसे जानने वाले बार बार कह रहे हैं कि सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकता, जबकि उस रोज फ्लैट पर मौजूद सभी लोग आत्महत्या का दावा कर रहे हैं। आज तक ने इस पहेली को समझने के लिए सुशांत की हैंडराइटिंग का विश्लेषण किया। एक्सपर्ट की मदद से किए गए विश्लेषण से चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। 14 जून को क्या हुआ? सुशांत ने सुसाइड की या उनका मर्डर हुआ? सीबीआई की टीम ने जहां सुशांत के फ्लैट में इस बात के सुरागों की तलाश की, वहीं चश्मदीदों से पूछताछ भी कर रही है। जहां तक सुशांत के परिवार और उनके चाहने वालों की बात है, तो वो सुसाइड की थियरी को सिरे से खारिज कर चुके हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहां है? इसका फोटो कहां है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? आज तक ने सुशांत की जिंदगी के उन पन्नों को उनकी डायरी से खंगाला, जिसमें उन्होंने 2020 और उसके बाद के सपनों का लेखा जोखा लिख रखा था। इनमें सुशांत की जो लिखावट है, उससे ये जानने की कोशिश की कि सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या कहीं से भी उनके दिमाग में सुसाइड की बात चल रही थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आदर्श मिश्रा से बात की। क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके सामने निकल कर आ पाई? जी, ये मेरे पास कम से कम अराउंड 15 पेजेज हैं सुशांत सिंह राजपूत की राइटिंग के, और इसको एनालिसिस करने के बाद ये चीज समझ में आती है कि उनका एक बहुत अच्छा एक फ्यूचर प्लानिंग उन्होंने बना रखा था। मीन्स कि 2020 में क्या करना है, किस तरीके के लोगों से आगे फर्दर और कनेक्शंस बनाने हैं, कैसे वो अपने फ्यूचर को और अच्छा प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कौन से लोग उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, किस उनको और क्या क्या चीजें करनी है, कैसे लोगों से कनेक्शंस बनाना है, उनके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, किस तरीके के लोगों से स्क्रिप्ट लिखवानी है। अब जैसा कि मैं इस राइटिंग को या इसके अलावा और भी जो राइटिंग है, मैं उस चीज को भी जब एनालाइज कर रहा हूं, तो या तो इसमें जो अलाइनमेंट है या तो बिल्कुल स्ट्रेट है, मीन्स उनकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मीन्स चीजें ना छुपाना। और जब कोई पर्सन डिप्रेशन में होता है तो जो लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड हो जाता है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। एज सच यहाँ पे कोई चीज नहीं मिला। इस केस को सुलझाने में सीबीआई जरूर
इस बात पर भी गौर करेगी या उसे करना चाहिए। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। और अब हम बात करेंगे चीन की, जो ना तो अपने वादों पर अमल करना जानता है और ना ही समझौते का सम्मान करना जानता है। वो सिर्फ पड़ोसियों को परेशान करना जानता है। मीनाक्षी, लेकिन अब हिंदुस्तान ने उसे कह दिया है कि हमारी शांति की वो पहल को वो कमजोरी ना समझे, क्योंकि सेना का विकल्प खुला हुआ है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कह दिया है कि दोनों देशों की सैन्य स्तर और कूटनीतिक स्तर की वार्ता विफल हुई तो सेना का ऑप्शन खुला हुआ है। कब मानेगा चीन? कब सुधरेगा चीन? कैसे समझेगा चीन? बात नहीं समझ आ रही हो तो सुन ले चीन। हिंदुस्तान सैन्य कार्रवाई के लिए भी तैयार। चीन जिस भाषा में समझेगा, हिंदुस्तान उसे उसी भाषा में समझाएगा, उसी भाषा में बात करेगा जो आसानी से चीन के दिलो दिमाग में बैठ जाए। समझना चीन को है कि आखिर वो चाहता क्या है। लद्दाख में एलएसी पर उसने जो जमीन हड़पने की नीति अपनाई है वो उसकी बहुत बड़ी भूल है। अमन पसंद हिंदुस्तान चाहता है कि चीन सुधर जाए, अपनी आदतों से बाज आए। अगर ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ हर विकल्प खुले हैं। सेना अलर्ट मोड में है और बातचीत के नाकाम होने पर सैन्य विकल्प भी आजमाने से परहेज नहीं करेगा हिंदुस्तान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कह दिया है कि चीन से निपटने के लिए हमारी मिलिट्री तैयार है, लेकिन इस विकल्प को तभी अपनाया जाएगा जब दोनों देशों में सैन्य स्तर की बातचीत और कूटनीतिक विकल्प नाकाम हो जाते हैं। आज तक से खास बातचीत में जनरल रावत ने ये बड़ा बयान दिया है। लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने साफ कर दिया है कि भले ही इस विवाद को सुलझाने के लिए चीनी सेना के साथ सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही हो, लेकिन अगर चीन नहीं मानता है तो भारत का सैन्य विकल्प खुला हुआ है। यानी चीन को पीछे खदेड़ने के लिए भारत की तीनों सेनाएं तैयार हैं। खासतौर से पिछले एक महीने के दौरान पेंगोंग शो में फिंगर 5 पर चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है, बल्कि चीनी सेना का कहना है कि भारत को भी पीछे हटना होगा। और ऐसे में अब जनरल रावत ने साफ कर दिया है कि भारत की सेनाएं चीन को उसकी जगह पर पहुंचाकर मानेंगी। इस साल अप्रैल में लद्दाख में चीन ने अपनी हरकतें बढ़ाई, फिर मई में मामला झड़प तक पहुंच गया। जून में तो गलवान घाटी में 20 जवान शहीद भी हो गए। चीन के भी 40 से ज्यादा जवान मारे गए। एलएसी के उस पार और इस पार दोनों देशों की सेनाओं का जमावड़ा लग गया। तब से अब तक लद्दाख में हिंदुस्तान के शूरवीर जमे हुए हैं। वायुसेना के वीर आसमान से चीन को आंक रहे हैं। सेना को इंतजार है हाई कमान के इशारे का। चीन अगर बातचीत की भाषा नहीं समझता तो उसे याद रखना चाहिए 21वीं सदी के हिंदुस्तान की ताकत को। देखिए, कोई भी विवाद का दो ही बिंदु होता है, दो ही तरीका होता है, माध्यम होता है सुलझाने का। एक है डिप्लोमेसी, कूटनीति, बातचीत, और दूसरा है मिलिट्री एक्शन। तो स्वाभाविक है कि यदि पहला बिंदु सफल नहीं होता है तो और भी कोई विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प है मिलिट्री एक्शन। तब से अब तक विवाद को खत्म करने की सैन्य और कूटनीतिक पहल जारी है, लेकिन चीन अपनी आदतों से मजबूर है। एक तरफ तो वो बातचीत की मेज पर बैठता है, दूसरी ओर वो धोखेबाजी से एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सीडीएस साहब ने बहुत ही स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि मिलिट्री ऑप्शन टू डील विद द ट्रांसग्रेशन इज ऑन द टेबल, और ये भी खास तौर से कहा है कि ये जो मिलिट्री ऑप्शन है दिस विल बी एक्सरसाइज ओनली इफ द टॉक्स आर अनफ्रूटफुल।
हमेशा भारत की कोशिश रही है कि विवाद आपसी बातचीत से सुलझ जाए तो बेहतर है। तभी तो अब तक 5 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। कूटनीतिक राजनयिक स्तर पर भी संवाद से कड़वाहट की बर्फ को पिघलाने की कोशिश की जा चुकी है। लेकिन चीन के रवैये से नहीं लगता कि वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। तभी तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने इशारों में चीन को बताया है। शनिवार को ही दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर सेना की तैयारियों पर बैठक की। उस बैठक में सीडीएस रावत मौजूद थे। एनएसए अजीत डोवाल भी पहुंचे और साथ में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। उस बैठक के बाद सीडीएस रावत का बयान काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में चीन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान की सहन शक्ति जवाब दे गई तो उसका परिणाम बेहद खतरनाक होगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। चीन के साथ भारत की सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत लगातार जारी है, लेकिन इसका असर दिख नहीं रहा है। क्योंकि बातचीत के दौरान चीन पहले ही वादा कर चुका था कि एलएसी से पीछे हट जाएगा, लेकिन हालात उम्मीदों के मुताबिक अब तक नहीं सुधरे। यही वजह है कि चीन पर यकीन करना खतरे से खाली नहीं है। भारत लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है ताकि उसकी हर चाल को समय रहते समझा जा सके। चीन की रग रग से वाकिफ है हिंदुस्तान। उसका छल कपट, उसका धोखा नई बात नहीं। वादा करने के बाद भी मुकर जाना उसकी फितरत में है। ऐसे धोखेबाज पड़ोसी पर कैसे यकीन करे हिंदुस्तान? बीते कुछ दिनों में चीन ने पैंगोंग और फिंगर इलाकों में बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। सेना बढ़ाई है, साजो सामान तैनात किया है, लड़ाकू विमानों की तैनाती की है, बीएलए जवानों के लिए टेंट लगाए हैं और ऐसी ढेरों तैयारियां की हैं। लेकिन अब वो उम्मीद कर रहा है कि भारत अपनी सैन्य ताकत को एलएसी से हटाए, जवानों को वापस बुला ले। खुद अपने सैन्य और साजो सामान में इजाफा करने वाला चीन खुद के वादे पर अमल न करके हिंदुस्तान को ज्ञान बांट रहा है। चीन ने एलएसी पर बफर जोन बनाने का सुझाव दे डाला। मतलब वो चाहता है कि उसकी पीएलए जितना पीछे हटे उतना ही पीछे भारत की सेना भी हटे और एक बफर जोन बनाया जाए। मतलब ये कि चीन का इरादा कतई विवाद खत्म करने का नहीं लगता। अप्रैल से शुरू हुए विवाद के बाद भारत ने कहा था कि चीन अपने पुरानी पोजीशन पर लौटे। इसके तहत फिंगर 4 तक पहुंचे चीन को फिंगर 8 तक खिसकना था, अपनी गलती सुधारनी थी। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच करीब 8 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अब तक चीन फिंगर 4 से महज 1 से 1.5 किलोमीटर ही पीछे खिसका है। फिलहाल वो फिंगर 5 और फिंगर 6 के आसपास मौजूद है और उम्मीद कर रहा है कि भारत पीछे खिसक जाए। लेकिन हिंदुस्तान ने चीन की इस मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। समझौतों को ताक पर रखने वाले धोखेबाज पड़ोसी को बता दिया गया है कि उसकी शर्त कतई मंजूर नहीं। चीन की करतूतों को देखकर नहीं लगता कि वो अपनी पुरानी पोजीशन पर लौटेगा। लगता है कि चीन लंबे समय तक जमे रहने के लिए तैयारियों को अंजाम दे रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए यह बेहद जरूरी है कि हर वक्त ऐसे दुश्मन पर नजर रखी जाए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की चालबाजियों को पकड़ने के लिए आईटीबीपी मुस्तैदी बढ़ा रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक
बड़ा प्लान तैयार है। इसके तहत LAC पर हर जगह कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS लगाया जाएगा, यानी ऐसा सिस्टम जो दुश्मन की हर हरकत पर अलर्ट भेजेगा और फिर उस पर वक्त रहते शुरू हो जाएगा एक्शन। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रैगन की हर एक हरकत पर नजर रखने की भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारी कर ली है। अगर वो किसी भी तरीके की गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो उसको वहीं पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। जी हां, ये तैयारी है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए उन पर नजर रखना। ITBP को इसके लिए कुछ जगहों पर जहां दर्रे हैं वहां की BOP में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम तैनात किया गया है। इसका सीधा मकसद है कि रडार यानी इससे अगर किसी भी मूवमेंट की कोशिश करता है चीन तो इन सर्दियों में उस पर बड़ी नजर होगी। ITBP चीन के साथ लगी 3448 किलोमीटर लंबी सरहद की निगरानी करती है। इसमें 23 दर्रे भी शामिल है। ITBP की योजना है कि हर दर्रे में निगरानी के लिए अत्याधुनिक सिस्टम लगाए जाए। जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर सिस्टम को लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। सरकार ने फैसला लिया है कि CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का विकल्प ढूंढा है, जो कि जितने भी पासेस हैं उसको पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा। देखिए, चीन का इनग्रेस, चीन का जो घुसपैठी है वो इन पासेस के ही माध्यम से होता है, क्योंकि माउंटेनियस टेरेन में ये रोड तो है नहीं, जितना प्लेन्स में रोड्स होते हैं उतना संभव नहीं है, क्योंकि माउंटेन उसकी अनुमति नहीं देता है। तो पासेस के माध्यम से ही जो चीन है वो हमारे क्षेत्र में घुसता रहा है। LAC पर निगरानी बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन की हिंदुस्तान की जमीन पर नजर गिद्ध की तरह रही है, लेकिन भारतीय कूटनीति के आगे दुनिया में अब वो अलग थलग पड़ चुका है। फिर भी वो हठी बना बैठा है। सूत्र बताते हैं कि दोनों देशों में आगे भी सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रहेगी ताकि विवाद को सुलझाया जा सके। दिल्ली से मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कार्य समिति में घमासान मचा है। दरअसल पार्टी नेतृत्व को लेकर चर्चा की जा रही है। सोनिया अंतरिम अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहती हैं, लेकिन एक चिट्ठी पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद भड़क गए। हमारे संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, लगातार CWC की बैठक के बाद क्या कुछ खबरें अब सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट अब हटा लिया है ट्विटर से। उसके बाद क्या खबरें? नेतृत्व को लेकर बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए, नतीजा ढाक के 3 पात, यही नतीजा था पिछले साल। अब क्या नतीजा निकलेगा ये देखना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से पहले सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कमान सौंपी, उसके बाद सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से कमान ली, अब फिर से एक बार सुर और स्वर तेज हो गए कि राहुल गांधी जो है वो अध्यक्ष पद संभाले। AK एंटनी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और तमाम नेताओं ने यह अपील की है कि अगर सोनिया गांधी राजी नहीं होती तो राहुल गांधी तैयार हो अपने फैसले पर दोबारा विचार करें और अध्यक्ष पद को संभालें। वही दूसरी ओर घमासान मचा हुआ है कि राहुल गांधी ने इन तमाम नेताओं को BJP से मिले हुए कहा या नहीं कहा। हालांकि कांग्रेस पार्टी और कपिल सिब्बल ने वो ट्वीट विड्रॉ किया है कि राहुल गांधी ने सिब्बल से पर्सनली बात करके कहा कि मैंने आपको BJP से मिला हुआ नहीं कहा है। तो कुल मिला के कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी बन के रह गई है, और जिस कंफ्यूजन के चलते लगातार आप देखिए डिनाइल पे डिनाइल और लगातार अलग अलग बातें आ रही हैं। बहरहाल अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। प्रियंका गांधी को अभी बोलना बाकी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीच में गुलाम नबी आजाद को भी टोका था। तो कुल मिला के गांधी परिवार के बड़े तीखे तेवर नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि किसी भी सूरत में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कमान लेने के लिए तैयार नहीं होगा। शुक्रिया मौसमी आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन जिस बात का जिक्र देखिए श्वेता, कुछ देर पहले आप कर रही थी कि कैसे कपिल सिब्बल ने पहले एक ट्वीट किया था, लेकिन उसके बाद इस ट्वीट को उन्होंने हटा लिया। ये वो ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम BJP से मिले हुए हैं, हम BJP के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।
कुछ देर पहले कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया था, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें इस ट्वीट पर जवाब भी दिया। 30 साल से कांग्रेस के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये एक टॉप लीडरशिप जो कांग्रेस पार्टी की, जिसमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, ये तमाम दिग्गज नेता, नाराजगी उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर जाहिर की, लेकिन ऐसा लगता है कि सुलह हो गई, तो उसके बाद कपिल सिब्बल ने ये बयान वापस ले लिया। देखो, कांग्रेस तो दुर्गति की तरफ है। कांग्रेस में लट्ठम लट्ठा मची हुई है। कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि देश और प्रदेश का भविष्य उन्हें अंधकारमय किया। कांग्रेस में सच बोलने वाले को गद्दार कहा जाता है। जब सिंधिया जी ने आवाज उठाई तो वो भाजपा से मिले हुए हो गए, उन पर आरोप लगा दिए गए, और आज जब गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने आवाज उठाई कि पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, तो उनको कह दिया कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। ऐसी पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। कि अब कांग्रेस को गांधी की ओर वापस लौटना चाहिए, और मैं अपनी तरफ से कहूंगी कि कांग्रेस का कोई पुराना व्यक्ति जो गांधीवादी सोच का रहा है, वो कांग्रेस का नेतृत्व करे और असली गांधी की ओर ये वापस लौटे, स्वदेशी गांधी की ओर, जिसमें विदेशी का कोई एलिमेंट नहीं था। और ये मैं कांग्रेस के सामने भारत का नागरिक होने के नाते एक सुझाव रखूंगी कि विदेशी गांधी से मुक्ति पाओ और स्वदेशी गांधी की ओर मुड़ो, इसी का रास्ता निकाल लो। बाकी नेहरू गांधी खानदान का अस्तित्व समाप्त हो गया है।